स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो आपकी भारत की पॉलिटी है उसका पहला जो टॉपिक है उसको शुरू कर रहे हैं। और आपका जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा और संविधान का निर्माण। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो जो है इसके माध्यम से ये टॉपिक समझाया जाएगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न जो है वो छूटने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से मन लगा करके देखें और मन लगा करके पढ़ें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। संविधान सभा। संविधान सभा जो है वो कब बनी, कैसे बनी, इसकी पृष्ठभूमि क्या, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से मतलब संविधान सभा क्यों बनी, क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और संविधान का निर्माण फिर किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो संविधान का जो निर्माण है वो बेसिकली कब होता है, जब भारत गुलाम था और आज़ादी के लिए सभी संघर्ष कर रहे थे, तभी जो है संविधान के निर्माण की भी मांग उठती है। तो सबसे पहले, क्योंकि संविधान एक ऐसा होता है जिससे देश की कानून व्यवस्था चलती है, लोगों के अधिकार जो हैं उनकी सुरक्षा होती है, तो संविधान जो है ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये संविधान जो है कम से कम इंडिया में जो है वो कब मतलब ये इसके बारे में सोचना शुरू किया गया, ठीक है। तो वैसे कहीं ना कहीं जो होता है लोकतंत्र, उसमें ये चीज़ें उठती रहती हैं, मांग उठती हैं और ये चीज़ें लाई जाती हैं। अगर किसी देश में लोकतंत्र का निर्माण किया जाता है, लोकतंत्र की नींव रखी जाती है। तो सबसे पहले इंडिया में जो है वो कब हुआ था, सबसे पहले इंडिया में 1934 में एमन राय थे। क्या, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने केवल सन यहाँ पे लिख दिया है। एमन राय थे, उन्होंने सबसे पहले ये विचार रखा था कि भारत का जो संविधान है ना होना चाहिए, भारत का संविधान होना चाहिए, भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। सबसे पहले मांग किसने रखी है, ये विचार, मांग नहीं सॉरी विचार रखा है किसने, अमन राय ने। अब उन विचारों से प्रेरित होकर के 1935 में जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस जो है होगी वो क्या करेगी, मांग रखेगी किसके सामने, अंग्रेजों के सामने मांग रखती है कि हमें संविधान अपना चाहिए, ठीक है, हमें संविधान सभा जो है वो उसका निर्माण करना है। एक तरह से वो संविधान की मांग रख रही है कांग्रेस, फर्स्ट टाइम, पहली बार रख रही है। फिर जब कांग्रेस मांग रखती है, उसी मांग के आधार पर 1938 में नेहरू जी घोषणा करते हैं, जो कांग्रेस थी उसकी मांग के आधार पर ही, और कांग्रेस की ओर से नेहरू जो है वो घोषणा करते हैं। नेहरू क्या घोषणा करते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा, कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा और उस स्वतंत्र भारत के जो संविधान है उसका निर्माण कैसे किया जाएगा, उसका निर्माण वो कहते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है, कि वयस्क मताधिकार होगा, वोट पड़ेंगे, एक तरह से वयस्क लोग वोटिंग करेंगे और उसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और फिर क्या होगा, संविधान का निर्माण होगा, ठीक है, संविधान सभा निर्माण करेगी। एक तरह से वो मतलब 1934, 35 और 38 में ये मांग रख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से रखी जा रही है, चाहे नेहरू जी ने घोषणा करी हो, चाहे फिर एमन राय विचार रख रहे हों, ये सब हो रहा है। फिर जब बार बार ये मांग उठती है तो फिर क्या होता है, अंग्रेज जो है वो एक प्रस्ताव लेके आते हैं और उस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव। और वो कब लेके आते हैं, 1940 में। क्यों लेके आते, क्योंकि नेहरू जी ने मांग की थी कि संविधान जो है वो हमारे संविधान का निर्माण इस तरह से होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो फिर जो अंग्रेज हैं वो उनकी मांग को स्वीकार कर लेते हैं और वो अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं, ठीक है। अब अगस्त प्रस्ताव होता है संविधान के निर्माण के लिए। फिर क्या होता है, आगे क्या होगा, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आएगा और क्रिप्स प्रस्ताव में क्या किया जाएगा, क्या बोला जाएगा कि स्वतंत्र जो भारत होगा ना उसके संविधान का जो निर्माण होगा उसके बारे में उसमें बताया जाएगा। लेकिन क्या होता है, इसमें जो मुस्लिम लीग होती है वो उसको अस्वीकार कर देती है, किसको, क्रिप्स प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। क्यों कर देती है, मुस्लिम लीग कहती है कि हमें 2 संविधान सभा चाहिए। मुस्लिम लीग क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्यों करती है, क्योंकि वो कहती है कि हमें 2 संविधान सभा चाहिए, यानी कि 2 देश होंगे यहाँ, तो हमें क्या है, 2 संविधान सभा चाहिए, आप तो केवल एक ही संविधान सभा का प्रस्ताव लेके आए हो। तो मुस्लिम लीग जो है इसको अस्वीकार कर देती है।
तो ये प्रस्ताव जो है वो लागू एक तरह से नहीं हो पाता है। और हालांकि क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार जो संविधान बनना था, उस संविधान को लागू किया जाता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव में जो आपका निर्माण होता संविधान का, वो होता आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू। ठीक है, अब क्या होता है, जब मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, तब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन आता है, इसने मुस्लिम लीग की मांग को तो नहीं माना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला था कि 2 संविधान सभा होनी चाहिए। इस मांग को कैबिनेट मिशन ने नहीं माना, लेकिन ऐसे कुछ विचार रखे जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो जाती है। अब ये जो कैबिनेट मिशन है, सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन सदस्य थे। इसमें पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, आप ये नाम नोट कर लीजिए। लॉरेंस थे, ठीक है, क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ये तीनों आते हैं कैबिनेट मिशन में। ठीक है, अब क्या होता है, अब नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। ये सारे प्रस्ताव आ रहे हैं, मांगे आ रही हैं, उसके बाद नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। इसके बाद संविधान सभा का जो गठन हो जाता है, उसमें सदस्य कौन है, किस तरह से होंगे, किस तरह से सीटें बांटी गई हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सदस्य देख लेते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में आप नोट करेंगे 389 सदस्य थे। 389 में से 296 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश भारत के हैं। ब्रिटिश भारत के मतलब ब्रिटिश प्रांत हैं, उनसे आएंगे। किस तरह से आएंगे वो अभी हम बता देंगे आपको। और 93 जो होंगे वो आएंगे आपके रियासतों से। ठीक है, क्योंकि रियासतें थी उस टाइम, देसी राजा थे। तो 389 में से 296 जो सीटें हैं, वो सदस्य जो हैं वो कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश भारत से आएंगे। और 93 जो आएंगे वो आएंगे रियासतों से। अब ये जो 296 हैं, ये जो ब्रिटिश भारत है उसमें 11 प्रांत हैं। ठीक है, 11 स्टेट हैं, गवर्नर वहाँ पे मुखिया है। तो 296 में से 292 जो होंगे वो आएंगे आपके 11 राज्यों से, जहाँ पे गवर्नर मुखिया है। अब बच गए 4, जो 4 होंगे वो आपके आएंगे मुख्य आयुक्त प्रांत से, कि वहाँ पे जो मुख्य चीफ कमिश्नर जो है वो वहाँ का मुखिया है। ठीक है, मुख्य आयुक्त वहाँ का मुखिया है। ठीक है, तो वहाँ से होंगे। तो आपने 389 को किस तरह से समझ लिया होगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य रहने वाले हैं, 389। हालांकि बाद में वो चेंज हो जाएंगे, किस तरह से, जब भारत का बंटवारा हो जाएगा तो ये संख्या जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो आप उस टाइम आगे चल करके इसको भी देखेंगे। अभी हमने सदस्य समझ लिए कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तब सदस्य कितने थे और किस तरह से उनका बंटवारा किया गया था। उसके बाद आगे आप देखेंगे सीटें। सदस्य हमने देख लिए हैं, उसके बाद आप सीटें देखेंगे। सीटें जो है वो किस तरह से मिली थी, सीटें मिली जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि जिस प्रांत में जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उस प्रांत को सीटें दे दी गई जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, किस तरह से, हर 10 लाख पे 1 सीट है। ये जो सीटें दी गई हैं संविधान सभा में, जितने भी सदस्य हैं वो किस बेस पर आए हैं, वो आए हैं हर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य आया है। ठीक है, आप ये नोट कर लेंगे। हर प्रांत और देसी रियासत में इसी तरह से जनसंख्या के आधार पर ही इनका निर्धारण किया गया है। अब जो है, ठीक है, आपका सीटें जो है वो बांट दी गई, लेकिन सीटों का निर्धारण किया किस तरह से गया, जनसंख्या के अनुपात में भी कर दिया, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन कि कितने, कौन से समुदाय को कितने, मतलब हिंदुओं को कितनी मिलेंगी, मुस्लिमों को कितनी मिलेंगी, सिखों को कितनी मिलेंगी, इस तरह से। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो किस तरह से किया गया, ये भी सीटों का निर्धारण जो है, ठीक है, सीटें बांटी गई हैं जनसंख्या के अनुपात में। अब जो निर्धारण होगा वो भी जनसंख्या के अनुपात में ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो समझ में आ ही गई है कि जितनी जनसंख्या होगी उसी आधार पर हो जाएगा। लेकिन कैसे, जो आपके 3 प्रमुख समुदाय हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से हैं वो आप नोट करेंगे। मुस्लिमों को अलग से मिली हैं सीटें, सिख हैं, ठीक है, मुस्लिम है, सिख हैं। अब ये 2 मेन समुदाय तो यही हैं, और तीसरा समुदाय जो होगा वो होगा सामान्य, जिसको बोलेंगे।
उसमें हिंदू भी आ जाएंगे और जो अन्य छोटे छोटे समुदाय हैं वो भी उसी तीसरे यानी कि सामान्य समुदाय में आएंगे। 3 प्रमुख समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में हिंदू हैं और अन्य छोटे छोटे समुदाय शामिल हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि ठीक है, सदस्य बता दिए कितने हैं, सीटें बता दी किस तरह से दी गई। अब सीटों का निर्धारण 3 समुदायों में किस तरह से किया गया। अब ये जो सदस्य होंगे इनका चुनाव किस तरह से होगा। ठीक है, अभी इतनी बांट तो दी, अब चुनाव कैसे करेंगे। अब चुनाव जो है वो कैसे होगा कि प्रांतों में आपके जो भी गवर्नर के प्रांत है वहां पे असेंबली है। ठीक है, तो असेंबली में जो सदस्य हैं वो चुन लेंगे इनको। ठीक है, मान ले किसी भी स्टेट में असेंबली है और उस असेंबली के लोग मिल करके अपना एक सदस्य चुन करके संविधान सभा में भेज देंगे। ठीक है, अब ये चुनाव किस तरह से होगा, क्या ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? नहीं, ये आपका होगा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, कि मतलब सब मिलकर के वोट कर देंगे, जितने भी खड़े हो रखे हैं सदस्य उनका सब मिलकर के वोट करेंगे। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में प्रक्रिया होती है वही यहाँ पे एक तरह से उसको फॉलो करके प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। कहाँ? प्रांतों में। ये जो आपके प्रांत है वहां पे। ठीक है, 11+4 ये प्रांत थे ना, 11 में गवर्नर था, 4 में मुख्य आयुक्त था। ठीक है, यहाँ पे 296 सीटें आपकी थी। अब क्या होगा, आपकी जो रियासतों की 93 सीटें हैं उनका चुनाव कैसे होगा? उनका चुनाव नहीं होगा। तो कैसे होगा? जो रियासतों के प्रमुख हैं, राजा हैं, वो खुद ही नामित कर देंगे कि मेरे यहाँ से ये जाएगा। ठीक है, वो खुद ही नामित कर देंगे कि मेरे स्टेट से, मेरे राज्य से ये जो आदमी होगा ये संविधान सभा में जाएगा। यानी कि रियासतों में जो है वो देसी राजा जो है वो चुनाव नहीं कराएंगे, वो खुद ही नाम भेज देंगे। तो इस प्रकार जो आपकी संविधान सभा होगी, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है, क्या उसका गठन जो है वो चुनाव के आधार पर हुआ? कहीं ना कहीं हुआ है। और क्या वो पूरी तरह से चुनाव के आधार पर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे आप इसको? आप इसको बोलेंगे कि ये आंशिक रूप से तो चयनित है। ठीक है, सबसे मेन चीज जो यहाँ पे आप नोट करेंगे वो क्या करेंगे कि ये आंशिक रूप से चयनित है और आंशिक रूप से नामित है। आंशिक रूप से नामित। ठीक है, क्योंकि नामित सदस्य हैं जिनको देशी रियासतों के जो राजा है वो नामित करेंगे, वो सदस्य यहाँ पे होंगे। अब आगे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि किस तरह से, ठीक है, संविधान सभा का गठन इस आधार पर हो गया है। अब सबसे पहले जब संविधान सभा जो होगी उसमें क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से होंगी, वो सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप देख लेते हैं कि चुनाव जो है वो कब हुए, किस तरह से हुए। अब इस संविधान सभा के लिए चुनाव होगा। ठीक है, अब चुनाव जो होगा वो कब होता है? जुलाई और अगस्त 1946 में होगा। आप नोट कर लेंगे इस डेट को, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। कितनी सीटों के लिए होते हैं आपको पता ही है, 296 सीटों के लिए होते हैं। ठीक है, जिनमें से 11 गवर्नरी प्रांत है और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत है। अब ये जो 296 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें कौन से जो पार्टी होगी उसको कितने मिल रहे हैं, कितनी सीटें मिल रही हैं, वो आप देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि 296 जो सीटें थी उन पे जो चुनाव हुआ उनमें से 208 सीटें तो मिल गई कांग्रेस को। ठीक है, और 73 मिलती हैं मुस्लिम लीग को और 15 सीटें जो होती हैं वो अन्य जो स्वतंत्र एक तरह से हैं या छोटी पार्टियां हैं उनके जो सदस्य होंगे उनको मिल जाती हैं। यानी कि 208 सीटें आप नोट कर लेंगे कांग्रेस को मिलती हैं, 73 मुस्लिम लीग को मिलती हैं और 15 अन्य को मिलती हैं। ठीक है, इस तरह से मिल जाती हैं। अब जो रियासतों के जो 93 सीटें हैं उन पे किस तरह से होगा? उन्होंने चुनाव कराया ही नहीं, रियासतों ने खुद को अलग कर लिया। रियासतें जो हैं वो इसमें शामिल ही नहीं हो रही हैं, राजाओं ने अपने आप को अलग कर लिया है, वो इसमें शामिल नहीं होंगी। अब इसके बाद ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हो गया, चुनाव हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद जो पहली बैठक होती है वो कब होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि पहली बैठक आपकी होती है 9 दिसंबर 1946। आप नोट कर लेंगे इसको, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है संविधान सभा की।
इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग रखी है। तो आप इस बात को नोट कर लेंगे कि जो पहली बैठक होती है उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। तो इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं? पहली बैठक में 211 सदस्य भाग लेते हैं, ये आप नोट करेंगे। इसके बाद संविधान सभा है, उसमें अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जो होगा वो शुरुआत के लिए किसको अध्यक्ष बनाएंगे? वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा उसको अध्यक्ष बना देंगे। और ये ऐसा कहाँ हुआ था? फ्रांस में ऐसा हुआ था। फ्रांस की प्रक्रिया को फॉलो करके यहाँ पे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बना देते हैं। और वो वरिष्ठ सदस्य कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप नोट कर लेंगे नाम। आपसे पूछा जाए कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों अध्यक्ष बनाया, तो वो थे वरिष्ठ सदस्य, सबसे बड़े सदस्य थे संविधान सभा में, सबसे बड़ी एज के थे, तो इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया। लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष हैं, ठीक है, अस्थायी हैं। अब स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष आपके होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होंगे वो आपके पहले अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष होंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इसके बाद जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई है, तो उसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या होता है? ये उद्देश्य प्रस्ताव कहीं ना कहीं आज की हमारी जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, वो कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रेरित है। तो इसमें क्या कुछ कहा गया था? इसमें ये सब कहा गया था कि जो भारत की जो संविधान सभा होगी वो संप्रभु होगी, यानी कि संविधान सभा को पूरा अधिकार होगा अपने नियम कायदे कानून बनाने का, अपने संविधान का निर्माण करने का। वो किसी भी ब्रिटिश कानून से प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। तो वो एक संप्रभु निकाय होगी जो संविधान सभा होगी। फिर क्षेत्र कौन से होंगे कि उस टाइम पे भारत के जो सदस्य हैं, भारत के जो राज्य हैं वो होंगे ब्रिटिश प्रांत में जो शामिल हैं, या ऐसे राज्य जो भारत में शामिल होना चाहते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। क्षेत्र भी उसमें बताया गया। सीमा का निर्धारण कौन? संविधान सभा करेगी, ये सब बताया गया। कानून व्यवस्था उस टाइम पे संविधान सभा ही सारा अरेंज करेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेगी, ये सब बताया गया। जो भारत के नागरिक हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनको न्याय, राजनीतिक सामाजिक न्याय, अवसर सब किस तरह से दिए जाएंगे, ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई। और आज की प्रस्तावना भी इन्हीं बातों की चर्चा करती है। तो हमारी जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रेरित है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब संविधान सभा का निर्माण हो चुका है तो फिर क्या होता है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आ जाती है। माउंटबेटन योजना किस लिए आई थी? भारत के बंटवारे के लिए। माउंटबेटन योजना में क्या हुआ? भारत का बंटवारा हो गया, 2 राष्ट्रों का निर्माण हो जाता है। तो ये माउंटबेटन योजना थी। और इस योजना तक लगभग जो सदस्य होते हैं मुस्लिम लीग के, जो सदस्य भारत में शामिल हैं, मतलब मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनमें से कुछ सदस्य भारत के में ही रह गए थे और कुछ पाकिस्तान में चले गए। तो जब ये 3 जून 1947 की डेट है, इस डेट तक लगभग जो सदस्य हैं वो संविधान सभा में शामिल हो जाएंगे, अपनी सीटें ग्रहण कर लेंगे। जैसे रियासतों के सदस्य हैं जो रियासतों से आने वाले हैं, या मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो वो भी 3 जून 1947 तक अपनी सीटें ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद और भारत का बंटवारा हो जाता है माउंटबेटन योजना के आधार पर। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। तो तब भारत में एक अधिनियम लाया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब ये जो अधिनियम है वो संविधान सभा में 3 परिवर्तन करेगा, क्योंकि आप देखिए कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक भारत में शासन कानून व्यवस्था अंग्रेज देख रहे हैं, लेकिन अब भारत आज़ाद हो रहा है तो भारत में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि वो बाद में कानून व्यवस्था को देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो 3 परिवर्तन संविधान सभा में करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से देखिए। क्या? सबसे पहले तो सभा जो होगी वो संप्रभु निकाय होगी। संप्रभु शब्द को आप समझिए, संप्रभु का मतलब होता है कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ना वो किसी से प्रेरित है,
ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा जो है वो आज़ादी से, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारत के लिए कोई भी संविधान जो है वो बना सकती है। संविधान सभा कोई भी संविधान जो है वो बना सकती है और ऐसे कानून जो ब्रिटिश संसद ने बनाए हैं उनको समाप्त कर सकती है। ब्रिटिश संसद ने हमारे देश में जो कानून बनाए थे उनको समाप्त कर सकती है या उनमें कोई बदलाव कर सकती है। तो ये अधिकार जो है वो संविधान सभा को एक तरह से मिल जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आप सोचेंगे कि ये तो संविधान सभा है, अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे हैं तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा, तो संविधान सभा जो है वो विधायिका भी बन जाती है। ठीक है, संविधान सभा जो है वो अब विधायिका है। विधायिका मतलब एक तरह से आप संसद की तरह से समझ लो। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली संसद हो जाएगी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली संसद जो होगी वो कौन होगी, वो संविधान सभा में जो सदस्य है वो सारे हैं, क्योंकि संविधान सभा जो है वो विधायिका बन गई है। और जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो अध्यक्ष कौन होता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जैसे ही विधायिका के रूप में, विधायिका का मतलब क्या होगा, कानून व्यवस्था बनाएगी, देश को संभालेगी, तो तब जब इस रूप में काम करेगी तो अध्यक्ष होंगे जीवी मावलंकर। ठीक है, अब इस तरह से वो काम करेगी। उसके बाद जो तीसरी चीज होगी, उससे पहले ये जो है ना विधायिका और संविधान सभा के रूप में काम जो है वो कब तक करेगी, 26 नवंबर 1949 तक। जब तक संविधान बन करके तैयार नहीं हो जाता तब तक ये संविधान सभा जो है वो दोनों रूपों में काम करती रहेगी, विधायिका और संविधान सभा, यानी संविधान का निर्माण भी करेगी और देश में कानून व्यवस्था, कानून बनाना, देखना, संभालना, सारा काम संविधान सभा ही करेगी। अब तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो इस संविधान सभा से अलग हो गए। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, जो 389 की संख्या थी, 389 का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। अब 389 की जगह पे कितना हो गया, 299 हो गया। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य संविधान सभा में शामिल थे वो अब पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो यहाँ पे सीटें कितनी बच गई हैं, 299 बच गई हैं, जो शुरू में 389 थी। ठीक है, अब आपने नोट किया होगा 389 में से 296 जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों से थी। ठीक है, अब जो 296 ब्रिटिश प्रांतों से थी उनकी जगह पे अब बच गई हैं 229। ठीक है, 229 बच गई हैं, 229 सीटें बच गई हैं। और देशी रियासतों की जो 93 सीटें हैं वो अब 70 बच गई, 70 बच गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब अब कितनी सीटें हैं, आप एक तरह से इसको समझेंगे, ध्यान से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब चेंज होने के बाद यहाँ पे सीटें बच जाती हैं 299 और 299 में से 229 जो हैं वो होंगी ब्रिटिश प्रांतों की, ब्रिटिश भारत की, और जो 70 होंगी वो देशी रियासतों की। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे अब रहने वाला है। ठीक है, अब आगे जो होगा वो आगे आपको क्या देखना है कि संविधान सभा ये सारे काम कर रही है, संविधान का निर्माण कर रही है और मतलब देश में कानून व्यवस्था भी देख रही है। उसके बाद कुछ काम और भी किए संविधान सभा ने, वो कौन कौन से थे वो आप देखेंगे कि मई 1949 में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। संविधान सभा जो है वो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर लेती है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है उसको वेरीफाई कर देती है संविधान सभा मई 1949 में। उसके बाद कुछ डेट है जो इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से देखेंगे। अब आप नोट करिए कि 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है संविधान सभा ने। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी 1950 एक इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जनवरी 1950। क्यों, देखिए आप 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू होने वाला है, उससे 2 दिन पहले क्या क्या काम हो रहा है उसको नोट करेंगे। उससे 2 दिन पहले आपका हो रहा है राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत को, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की एक तरह से चुनाव हो जाता है यहाँ पे इसी डेट को, और आपकी संविधान सभा के रूप में अंतिम बैठक हो जाती है इस दिन। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और संविधान सभा के रूप में अंतिम बैठक हुई। ठीक है, अब इस डेट के बाद जो संविधान सभा होगी वो संसद, अकेली एकमात्र संसद के रूप में काम करेगी। ठीक है, अब इस पहले बात ये देखिए कि समय कितना लगा संविधान को बनाने में, 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगता है।
अब मैं कह रही थी केवल संसद बचेगी, मतलब केवल संसद का मतलब क्या है कि केवल अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा अब काम करेगी। और ये कब से कब तक करेगी? 24 जनवरी 1950 से 1951-52 में जब आम चुनाव होते हैं उस तारीख तक ये अंतरिम संसद के रूप में काम करती है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का निर्माण हुआ 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष BR अम्बेडकर, सबको पता है भीमराव अम्बेडकर हैं। अब हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था। और इस दिन कितने सदस्यों ने साइन किए हैं? 284 सदस्यों ने साइन किए हैं। और जिस 26 नवंबर 1949 को संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं, जो कि आज काफ़ी चेंज हो चुका है इसमें, जो कि हम आगे जाकर के देखेंगे, अभी इस डिटेल में नहीं जाते हैं। अब जो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। अब ये डेट क्यों चुनी गई है? अब ये डेट इसलिए चुनी गई है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में ये पारित किया जाता है, ये घोषणा की जाती है कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ये बात कब बोली? लाहौर अधिवेशन में बोली कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और इसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को चुना जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हो जाता है। ठीक है, अब जब ये हमारा संविधान लागू हो जाता है तो अब इसके बाद क्या होगा? जब संविधान लागू होगा तो 2 अधिनियम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। कौन सा? 1947 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम टोटली समाप्त हो जाएंगे। अब जो कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं उनको आप देख लेंगे कि भारत के संविधान के पिता किसको कहा जाता है? भारत के संविधान के पिता हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। आधुनिक मनु भी अम्बेडकर जी को ही कहा जाता है। ठीक है, ये 2 प्रश्न होंगे किस पे बेस्ड हैं? भीमराव अम्बेडकर जी पे हैं। अब आपका जो संविधान बना उस संविधान का प्रतीक कौन है, साइन या मुहर कौन है? तो वो हाथी को बनाया गया था। हाथी जो था वो आपका आप इसका मुहर है, प्रतीक है संविधान का। ठीक है, और आपके सलाहकार कौन है? संवैधानिक सलाहकार कौन है? संविधान जब बन रहा था तो संवैधानिक सलाहकार हैं BN राय। ठीक है, ये आज संवैधानिक सलाहकार हैं। सचिव किसको बनाया गया है? सचिव हैं HVR अयंगर। ठीक है, HVR अयंगर जी का आप नाम नोट कर लेंगे यहाँ पे सचिव के रूप में। अब प्रारूपकार या ड्राफ्टमैन कौन है कि प्रारूप इसका पूरी तरह से किसने बनाया है? तो वो LN मुखर्जी हैं। ठीक है, LN मुखर्जी जी हैं, वो हैं क्या हैं? प्रारूपकार हैं संविधान के। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या देखना है? सुलेखक, यानी कि संविधान को लिखने का काम किसने किया है? तो संविधान को लिखने का काम किया हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसने किया? हिंदी में कौन लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं वसंत कृष्ण वैद्य। आप इस नाम को नोट कर लेंगे, वसंत कृष्ण वैद्य जो है वो हिंदी में लिखते हैं। और इंग्लिश में कौन लिखते हैं? इंग्लिश में इनको लिखने का काम किया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी, कहीं ना कहीं कृष्ण जी से में खाते हैं इनके नाम, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, नारायण रायजादा, आप इस नाम को नोट कर लेंगे। और इसकी सजावट का काम जो है, यानी कि इसके सौंदर्यीकरण का काम जो है वो किसने किया था? तो वो शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने किया था। शांति निकेतन के कलाकारों ने इसको सजाने का काम किया है संविधान को। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक संविधान सभा को पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।